हेलो एवरीवन, दिस इज अंशलोमी और आज हम पढ़ेंगे गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया। तो आइए जानते हैं गुप्ता पीरियड को हम गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया क्यों कहते थे। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि गोल्डन एज ऑफ इंडिया क्यों बोलते थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो इस टाइम में फाउंड हुई थी। ठीक है, आपको पता है कि बहुत ही प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी ये, काफ़ी ज़्यादा इसका ऑरा था वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये गुप्ता रूल में स्टैब्लिश हुई थी। दूसरा, जो केव पेंटिंग्स हैं, ठीक है, जो क्या डिपिक्ट करती हैं बुद्धा की लाइफ एट अजंता केव्स, ठीक है, वो मोस्टली गुप्ता पीरियड में हुई थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है। अब जो बहुत ही कुछ महान पोएट्स थे जैसे कालिदास, भैरवी, विशाखा दत्ता, दंडी, ये सब इस पीरियड से बिलोंग करते थे। अब आप मुझे अगर चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कालिदास और विशाखा दत्ता की कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स का नाम। कुछ महान मैथमेटिशियंस जैसे आर्यभट्ट और वराह मित्रा ये इस एज से बिलोंग करते थे। ठीक है, और इनकी जो फेमस बुक थी वो किस पे थी? साइंस पे और मैथमेटिक्स पे और मेडिसिन पे भी। ठीक है, तो ये इस टाइम पे लिखी गई थी, तो ये आपको याद रखना है। तो ये ब्रॉडली आप पॉइंट्स बता सकते हैं कि गोल्डन एज क्यों कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। केव्स, तो केव्स में हमें सबसे पहले नोटिस करना है कि जो आर्किटेक्चर था, बेसिक आर्किटेक्चर वो सेम था। ठीक है, बट डिफरेंट क्या था कि अब वहाँ पे म्यूरल पेंटिंग्स होने लग गई थी केव्स के अंदर। अब म्यूरल पेंटिंग क्या होती है? म्यूरल कोई भी ऐसा पीस ऑफ आर्टवर्क है जो पेंट होता है या डायरेक्टली अप्लाई होता है किन पे? बड़े बड़े वॉल्स पे या सीलिंग्स पे। ठीक है, या कोई भी ऐसा परमानेंट सरफेस पे। तो बेसिकली कोई भी ऐसी पेंटिंग जो आपने वॉल या किसी परमानेंट स्ट्रक्चर पे करी है उसको हम बोलते हैं म्यूरल। अब इसके एग्जाम्पल, बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल, अजंता और एलोरा। ठीक है, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अजंता केव्स के बारे में। इससे सवाल डायरेक्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो 29 थी केव्स, और ये याद रखना है कि ये सिर्फ बुद्धिस्ट केव्स थी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि वो कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपसे पूछता है कि और अजंता केव्स में तीनों रिलीजन थे क्या। ठीक है, तो आपको कहना नहीं। और ये अजंता केव्स कहाँ पे है? औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। अब हमें याद रखना है कि ये 29 केव्स में 25 विहार थे और 4 चैत्य थे। अब आप मुझे बताइए विहार और चैत्य का मतलब क्या होता है? मैं आने वाली पिछली 2 वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अब इसको पैट्रोनाइज कौन करता था? तो वो वकाटका वाले किंग्स करते थे, और जिसमें से हरिसेना जो थे वो सबसे प्रोमिनेंट थे। ठीक है, हरिसेना जो राजा थे इन्होंने सबसे ज़्यादा पैट्रोनाइज किया था। अब मैं पहले बता चुका हूँ म्यूरल पेंटिंग्स भी होती थी और फ्रेस्को पेंटिंग वाला मेथड यूज होता था। फ्रेस्को पेंटिंग क्या होता है? जैसे वॉल पे कोई वॉल है, उस पे आपने जब वो कुछ गीला सा मिट्टी जैसी कुछ अप्लाई किया है उसी पे कलर से पेंट कर दिया है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। अब इसमें क्या होता है कि ब्लू कलर बिल्कुल एब्सेंस था। ठीक है, इसलिए एब्सेंस था क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म में नहीं पाया जाता है। अब हम इनकी थीम्स क्या होती थी? जैसे मैंने बताया बुद्धिस्ट केव थी तो बुद्धिज्म और जातक टेल्स, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि 5 इसमें हीनयान फेज थे और 24 महायान फेज थे। आपको जैसे कि पता होगा स्टार्ट जब बुद्धिस्ट हुआ था तो वो हीनयान फेज वाले थे। ठीक है, जो मतलब ओरिजिनली जो बुद्धा ने बोला था वो मानते थे, जैसे ये आइडल वर्शिप नहीं करते थे। ठीक है, और जो ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा थी उनको फॉलो करते थे। और महायान फेज में आइडल वर्शिप स्टार्ट हो गई थी और बाकी जो और चेंजेस थे वो। ठीक है, अब इसका अजंता केव्स का मेंशन हम देख सकते हैं फाहयान और वान टीसैंग के अकाउंट्स में है। ये आपको याद रखना है, डायरेक्टली पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक पेंटिंग है अजंता केव्स के अंदर की जिसको हम बोलते हैं डाइंग प्रिंसेस। ठीक है, देख सकते हैं म्यूरल है और फ्रेस्को जैसे दाने दाने आपको दिख रहे होंगे एकदम छोटे छोटे, तो ये फ्रेस्को स्टाइल में ऐसा देखा जाता है। तो ये हमारी डाइंग प्रिंसेस की पेंटिंग हो गई। ये आप देख सकते हैं केव के अंदर का, देखिए कितने अच्छे से कार्व वार्व करके बनाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं केव डेवलपमेंट क्या किस लेवल पे पहुंच गई थी, तभी हम इसको गोल्डन पीरियड बोलते हैं। अब देखिए पढ़ते हैं एलोरा केव्स। तो एलोरा केव्स में सबसे पहले नोट करने वाली चीज़ है कि यहाँ पे तीनों रिलीजन का इन्फ्लुएंस था, बुद्धिस्ट, जैन और हिंदू। सबसे ज़्यादा केव्स थी हिंदू की, फिर बुद्धिस्ट की, फिर जैन्स की। ठीक है, अब ऑब्वियसली तीनों रिलीजन है तो इनमें थीम में डाइवर्सिटी थी और आर्किटेक्चर में भी डाइवर्सिटी थी। ठीक है, अब जो 3 केव्स बहुत बार हमारे हमसे पूछी जाती हैं वो याद रखना है कि केव नंबर 14 रावण की खाई, केव नंबर 15 10 अवतार, केव नंबर 16 कैलाश टेम्पल। अब केव जो 16 है वो राष्ट्रकूटा के अंदर बनी थी। ठीक है, और उसमें एक स्कल्पचर है। ठीक है, जहाँ पे क्या दिखाया गया है कि रावण जो है वो सेक कर रहा है माउंट कैलाश को।
ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है आपको केव 16 का। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए एलोरा केव्स में क्या ब्यूटीफुली उसको कार्व करके और पूरे माउंटेन को तोड़ तोड़ के किस तरह से ये कैलाश टेम्पल बनाया हुआ है। फाइनेस्ट पीस ऑफ आर्ट इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो और दूसरी केव्स कौन सी हो गई? जूनागढ़ केव। ठीक है, इसमें याद रखने वाली चीज़ क्या है कि गुजरात में थी, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस था, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो थी कि इस पर एक अपर कोट था। ठीक है, और अपर कोट मतलब जनरली क्या होता है कि एक हाई सिटाइडल। ठीक है, जैसे मैंने हड़प्पा में आपको बताया था सिटाइडल। ठीक है, इसका मैं आपको वो दिखा देता हूँ, इमेज दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये केव है, ये नीचे का पोर्शन है, ये ऊपर का पोर्शन है। आगे बढ़ते हैं। ये मैं केव्स आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एलिमिनेशन करने में आपको ईजी हो जाए अगर कहीं इनका मेंशन आता है तो। फिर अगली केव है नासिक केव। इसमें भी बुद्धिस्ट का इन्फ्लुएंस है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनको क्या बोलते थे हम? पांडव लेनी। ये चीज़ पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये हीनयान फेज में मोस्टली डेवलप हुई थी, बट कुछ इन्फ्लुएंस इनका महायान फेज में भी है। ठीक है, और एक इसका जो प्रोमिनेंट फीचर है वो एक्सीलेंट वाटर सिस्टम यहाँ पे था। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नासिक केव, आप देख सकते हैं किस तरह से महल की तरह पूरे केव को बना दिया गया है। तो ये इसका इमेज हो गई। आगे बढ़ते हैं। स्टूपास, तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है कि स्टूपास ने यहाँ पे डिक्लाइन देखा इस फेज में। ठीक है, और इसका बस इतना ही याद रखना है कि डिक्लाइन हुआ था, और इसका एक अगर एग्जांपल हमें देखना हो अच्छा तो ये धामेक स्तूपा है। ठीक है, वो सांची के पास था, तो ये देख सकते हैं आप धामेक स्तूपा। ठीक है, देखिए कहीं कहीं टोरेंट्स नहीं है, कुछ भी ऐसा। ठीक है, ग्रैंडियर से कोई स्ट्रक्चर नहीं है। प्रदक्षिणा पथ जो ऊपर देखा होगा आपने सांची स्तूप में, वो भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। स्कल्पचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि सारनाथ स्कूल डेवलप हो गया था। ठीक है, इसमें अलग क्या था? यूज ऑफ क्रीम कलर्ड सैंडस्टोन। ठीक है, ये यूज होता था और मेटल्स यूज होते थे। ये चीज आपको दोनों पॉइंट बिल्कुल याद रखनी है। और एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि यहाँ पे कोई नेकेडनेस नहीं देखी गई है, मतलब जनरली नेकेडनेस नहीं देखी गई है। अब आपको मैं एक स्कल्पचर दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, क्रीम कलर का सैंडस्टोन। ठीक है, देखिए कपड़े पहने हुए हैं, नेकेडनेस नहीं है, और देखिए कितनी ब्यूटीफुली इसको कार्व करके बनाया गया है। तो ये हमारा था गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर का लेसन। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी और जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन।